स्वतंत्र भारत में राजनीति में लेसन 4 भारत के विदेश संबंध में सेशन 1 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करे। उसके बाद भारत की विदेश नीति जो है वो किन सिद्धांतों पर निर्देशित हुई, इसमें चीन और पाकिस्तान के भारत के साथ कैसे रिश्ते रहे, और इस लेसन के लास्ट में हम देखेंगे कि भारत की परमाणु नीति किस प्रकार से रही। तो जो हमारा ये लेक्चर 1 है, इसमें हम भारत के आज़ाद होने के बाद विदेश नीति स्थापित करते हुए हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके समाधान के लिए उस वक्त की लीडरशिप ने क्या क्या काम किए, इस बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्य तौर पर भारत की विदेश नीति को समझने के लिए हमें 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आंतरिक स्तर पर क्या स्थिति थी भारत की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर था। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त किया था। इसके बाद किसी भी देश ने वापस आक्रमण नहीं किया और विश्व युद्ध समाप्त मान लिया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप के देशों, जापान और रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके कारण इन देशों की आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि ये विश्व में जो इनके औपनिवेशिक देश थे उनको संभाल सकें, और इसी कारण से दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी ही नए स्वतंत्र देशों का आगमन हुआ, जिनमें से भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं। लगभग उसी समय में ये सब आज़ाद हुए। तो दूसरी एक स्थिति उस वक्त बनी हुई थी, पूरे विश्व में 2 गुट बन गए थे, जिनको हम 2 ध्रुवीय व्यवस्था भी कहते हैं। 2 ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब है विश्व में 2 शक्ति ध्रुव थे। एक शक्ति ध्रुव या एक शक्ति गुट जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी अगुवाई कर रहा था, और उसकी विचारधारा पूंजीवादी थी। और पूंजीवादी विचारधारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कई बार, ऐसी विचारधारा होती है जो मुक्त बाजार व्यवस्था पर काम करती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करता है। और दूसरा जो गुट है वो सोवियत संघ था, और सोवियत संघ जो था वो समाजवादी विचारधारा पर स्थापित था और समाज में पूंजीवाद के विरोध में ये काम कर रहा था। समाजवादी विचारधारा का मुख्य आधार होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उस पर किसी एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर पूरे समाज का स्वामित्व होता है। तो इसके साथ
दो शक्ति गुट थे। इनके साथ नए स्वतंत्र देश अपनी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इनके साथ कोई संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लग गया तो दूसरा सोवियत संघ के साथ लग गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस वक्त लगभग पूरा विश्व इन दो गुटों में बटा हुआ था। कोई संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था तो कोई देश सोवियत संघ के साथ था। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो विश्व था वो शीत युद्ध की चपेट में आ गया था। शीत युद्ध का मतलब होता है एक तरह का युद्ध जो बातों से लड़ा जाता है। युद्ध जैसी स्थिति होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। उसके बाद भारत ने आज़ाद होते ही बंटवारा झेला, जिसमें बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। और इस बंटवारे के दौरान नरसंहार भी काफ़ी हुआ, जिसके कारण लोगों का भारत की सरकार से विश्वास उठ गया था। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत का काम था उस वक्त की लीडरशिप के लिए। और इन्हीं बीच विदेशी ताकतें भी नहीं चाहती थी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो, भारत शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शुरुआत करे। तीसरा, इसमें एक बात और सामने आती है कि उस वक्त हम आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि सरकार दिन प्रतिदिन के अपने खर्चे भी नहीं चला सकती थी। और अंदरूनी तौर पर हम अपनी जनता का पेट भरने लायक अनाज भी पैदा नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत को अपने विदेश संबंध स्थापित करने थे और ऐसे विश्व में करने थे जहां हर कोई देश या तो अमेरिका के साथ लग रहा था या सोवियत संघ के साथ लग रहा था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भारत की कुछ उम्मीदें थी, मतलब भारत कुछ चीज़ें चाहता था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। यहाँ पर यह बात भी समझने योग्य है कि भारत अपने विदेशी संबंध स्थापित करते समय दूसरे देशों से क्या क्या उम्मीदें रख सकता था, या हम कह सकते हैं कि किन आधार पर हम दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए, किसी भी देश को किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते वक्त वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपने पड़ोसी के साथ संबंध स्थापित करते हुए करता है। जैसा आपके पड़ोसी के साथ संबंध स्थापित करते हुए या ये कह सकते हैं कि उसके साथ लेन देन स्थापित करते हुए आपके परिवार के आंतरिक तथा कुछ बाहरी कारक जो होते हैं वो उन संबंधों को निर्देशित करते हैं, उन संबंधों को स्थापित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी देश के लिए आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के कारक हैं जो विदेशी संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। अब बात आ जाती है कि उस वक्त भारत के सामने मुख्य कौन कौन सी चुनौतियां थी विदेशी संबंध स्थापित करते हुए। पहला, हमारे पास संसाधनों का अभाव था। हमारे ही देश में इतने संसाधन नहीं थे, तकनीक नहीं थी कि हम उन संसाधनों का उचित प्रयोग कर सकें। दूसरी चुनौती हमारे सामने थी कि हमने जो नई नई आज़ादी प्राप्त करी है उस आज़ादी को बचाए रखना था। और तीसरा, आर्थिक तथा देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें अपने संबंध स्थापित करने थे। हम अपने संबंध ऐसी विदेशी ताकतों के साथ स्थापित नहीं कर सकते थे जिनकी बुरी नज़र भारत पे थी। तो ये मुख्य 3 चुनौतियां भारत के सामने उस वक्त थी। तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी संबंधों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही कि विदेशी संबंध क्या हैं, ये क्यों होने चाहिए और किस प्रकार से होने चाहिए। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोट को मैं पढ़ रहा हूँ। आज़ादी किन चीज़ों से बनती है? उन्होंने प्रश्न किया
कि आज़ादी किन चीज़ों से बनती है, आज़ादी होने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं होती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही आज़ादी बनी होती है, यही आज़ादी की कसौटी भी है, और बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी जो है वो तो विदेशी संबंधों से ही बनती है। अगर आपके विदेशी संबंध इस प्रकार से हैं कि वो आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर रहे तो आप आज़ाद हैं, और आपके विदेशी संबंध अगर इस प्रकार के हैं कि जिससे आपके आंतरिक तथा बाहरी निर्णय प्रभावित होते हों तो फिर आप आज़ाद नहीं रहे, फिर आप इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी के गुलाम हैं। बाकी सब के सब चीज़ें तो आपको अपने देश की अंदरूनी व्यवस्थाएं करनी हैं, उसका विदेशी संबंध से या उसका आज़ादी से कोई संबंध नहीं है। एक बार विदेशी संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले गए, यहाँ पर नेहरू जी का कहने का मतलब ये था कि अगर विदेशी संबंधों पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है और वो एक बार आपके हाथ से छूट कर चले गए, कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपके संबंध दूसरे देशों के साथ आपकी टर्म्स और कंडीशन पर नहीं रहे तो दूसरा देश आपको उसी तरह से प्रभावित करेगा जिस तरह से वो चाहता है, तो आप वहाँ पर आज़ाद नहीं रह सकते। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ दी। तो विदेशी संबंधों को स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे बल्कि वो विदेश मंत्री भी भारत के थे, उनके पास ही विदेश मंत्रालय भी था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1946 यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारी अंतरिम सरकार भी आ जाती है जो आज़ादी से पहले हमारी बन गई थी, और उस अंतरिम सरकार ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1964 तक, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, तो तब तक वो प्रधानमंत्री भी रहे और साथ के साथ विदेश मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को स्थापित किया, लागू किया और उसको एक नई दिशा दी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के यहाँ पर मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला, भारत की संप्रभुता को बचाए रखना, कहने का मतलब है कि भारत की जो आज़ादी है उसको बचाए रखना था। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, भारत के अंदर ही जो क्षेत्रीय अखंडता थी उसको स्थापित करके रखना था, ताकि दूसरे देश हमारे देश को तोड़ने की कोशिश ना करें, या भारत का ही कोई राज्य भारत से अलग होकर अलग देश स्थापित करने की कोई कोशिश ना करे। हमारी एकता और अखंडता को बचाए रखना उन दिनों में बहुत बड़ा और अहम सवाल था। तीसरा, इन सब के बीच तेज गति से आर्थिक विकास करना था और भारत को बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी, इन सब के चंगुल से बचाना था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विदेशी संबंधों को स्थापित करने में नेहरू जी की क्या भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार थे, और उन्होंने भारत की स्थिति और भारत की शक्ति संभावना को देखते हुए अपने विदेशी संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, जिसमें खासकर एशियाई जो देश थे और एशियाई देशों से संबंधित जो मामले थे उनमें भारत की एक बड़ी भूमिका का उन्होंने सपना देखा था, और वो भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाना चाहते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के साथ एशिया और अफ्रीका के कई नए स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र कराने में और उनकी स्वतंत्रता के बाद उनके साथ संबंध स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अब इसमें हम बात करते हैं 1940
और 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े मखुर स्वर से एशियाई एकता की तरफदारी करी, जिसके लिए नेहरू जी ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, नेहरू जी की अगुवाई में मार्च 1947 में, देखें यहाँ बात नोट करने वाली है, मार्च 1947 में हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन किया गया। उसके बाद भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किया और 1949 में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका समर्थन किया और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी इसकी आज़ादी के लिए भारत में किया गया। उसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद और नस्लवाद की जो नीति थी उसका खुलकर विरोध किया और औपनिवेशिक ताकतों को वहाँ से भगाने में अहम भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में ही इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसको हम आमतौर पर बांडुंग सम्मेलन भी कह देते हैं। और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, ये 3 एशियाई नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद 1961 में बेलग्रेड में विधिवत रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष देशों की बैठक हुई और गुट निरपेक्ष का एक विधिवत सम्मेलन हुआ। इसमें नेहरू जी की मुख्य भूमिका थी। अब हम बात करते हैं कि भारत के विदेशी संबंधों को समझने के लिए भारत चीन तथा भारत पाकिस्तान संबंधों को समझना बहुत ज़रूरी है।